डियर स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं हमारा हार्ट लगभग 1 लाख बार एक दिन के अंदर बीट करता है। इसके अलावा अगर हम एक एवरेज निकालें तो ये अप्रोक्सीमेटली 2000 गैलन्स ऑफ ब्लड को अराउंड 60,000 माइल्स ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर डेली रन करवाता है। तो ये इतना छोटा सा ऑर्गन कैसे इस तरीके का मिरेकल परफॉर्म करता है, इसके बारे में जानने के लिए आज की वीडियो में हम हार्ट की सारी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे और कैसे ये अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, इसके बारे में सब कुछ हम आज की इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो फिर से एक बार मैं रवि प्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला ऑफिशियल में। कंसेप्ट वाला ऑफिशियल की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसके अंदर हमने जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके 3 पार्ट्स में स्टडी करना स्टार्ट किया था, जिसमें से ब्लड और ब्लड वेसल्स के बारे में हम स्टडी कर चुके थे। थर्ड हमारा जो हार्ट है उसके बारे में हमें आज स्टडी करना है। तो हार्ट के बारे में स्टडी करें उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही यहां से कोई वीडियो अपलोड होता है तो आप तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और आप वीडियो को इजीली अप्रोच कर पाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए बात करते हैं आज ह्यूमन हार्ट की, कि हार्ट क्या है, किस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि हार्ट कौन सी मसल से बनता है, कार्डियक मसल से बनता है। फिर इसके साइज की अगर बात करें तो इसका एवरेज साइज जो है वो हमारी एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। ये अप्रोक्सीमेटली हमारी फिस्ट के बराबर ही है, जिसको प्रोटेक्ट किया जाता है। चारों तरफ मसल्स की एक बनी हुई शीट होती है, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम उसे सेफ रखने का, उसकी प्रोटेक्शन करने का वर्क करता है। ठीक है, इससे ज्यादा और हार्ट की स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग, मतलब उसकी मैकेनिज्म, वर्क करने की जो मैकेनिज्म है उसके बारे में जानने के लिए हम हेल्प लेंगे हार्ट के डायग्राम की। हमारे पास हार्ट का एक डायग्राम अवेलेबल है। तो देखिए, इस डायग्राम की हेल्प से अगर हम हार्ट की स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म स्टडी करना चाहें तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो हार्ट है इसका ये जो आपको लेफ्ट पार्ट दिखाई दे रहा है और ये राइट पार्ट। देखिए, एक चीज मैं यहां आपको क्लियर कर दूं, हो सकता है कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो कि मैं इस पार्ट को जो कि आपको राइट में दिखाई दे रहा है मैं उसे लेफ्ट नाम दे रहा हूं। ठीक है, ये कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, क्योंकि जैसे कि आप मुझे सामने से देख रहे हैं वैसे ही हम भी इस हार्ट को सामने से देख रहे हैं। जब आप मुझे सामने से देख रहे हैं तो जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो आपके तो राइट में है और जो मेरा राइट हैंड है वो आपकी किस साइड है, लेफ्ट की तरफ। तो ठीक इसी तरीके से इस हार्ट को हम सामने की तरफ से देख रहे हैं, इसीलिए इसका ये वाला पोर्शन जो हमारे राइट में है वो हार्ट का लेफ्ट पार्ट होगा, और जो इसका हमारी साइड लेफ्ट हमें दिखाई दे रहा है वो इसका राइट पार्ट है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, हम इसे सामने से देख रहे हैं। अब देखिए, इसमें 2 पार्ट्स हो गए, इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट रहते हैं। उसके लिए इनके बीच में एक वॉल होती है जिसका नाम है सेप्टम। सेप्टम नाम की वॉल है जो हार्ट के लेफ्ट और राइट पार्ट को बिल्कुल ऊपर से नीचे तक एक दूसरे से सेपरेट रखती है। ठीक है, अगर इसकी और डिटेल में स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये अलग अलग 4 चैम्बर्स से, 4 अलग कंपार्टमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, इसके जो चारों कंपार्टमेंट्स हैं उनके नाम की बात करें तो ऊपर वाले जो 2 हैं वो है एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और नीचे वाले हैं दोनों वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। फंक्शन अपना ये किस तरीके से करता है कि हार्ट कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना, इस तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। देखते हैं किस तरीके से इसके जो चारों चैम्बर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कब होते हैं, किस तरीके से ये आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई कैसे करते हैं, उसके बारे में जानने के लिए देखिए बात करते हैं कि सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि देखिए हार्ट का जो फंक्शन है वो मेन तो यही है कि उसको लंग्स से जो प्योर ब्लड है वो पूरी बॉडी के अंदर भेजना है और जो इम्प्योर ब्लड है वो वापस लंग्स के अंदर ट्रांसफर करना है। तो हम ये मानते हैं ब्लड की जो जर्नी है वो स्टार्ट लंग्स से हो रही है। तो सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम जो है वो रिलैक्स होता है। उसके रिलैक्स होने से क्या होगा कि उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, थोड़ी जगह बढ़ जाती है, जिससे लंग्स में से जो प्योर ब्लड है वो पल्मोनरी वेन में से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में फिल हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम को भर देता है। अब देखिए, हमने बात की थी जब हमने लास्ट क्लास के अंदर ब्लड वेसल्स के बारे में स्टडी किया था, तब हमने वहां आर्टरीज और वेन्स के बारे में स्टडी किया था और हमने बात की थी कि प्योर ब्लड जो है वो पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ आर्टरीज में फ्लो करता है, बट एक वेन इसका एक्सेप्शन है और वो क्या है, वो है पुल्मोनरी वेन। उसके अंदर प्योर ब्लड होता है, क्योंकि वो ब्लड कहां से आता है, लंग्स से आता है और लेफ्ट एट्रियम तक आता है। ठीक है, अब लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्योर ब्लड भर चुका है,
लेफ्ट एट्रियम अब कॉन्ट्रैक्ट होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। इससे ब्लड ऊपर वाले कंपार्टमेंट से नीचे वाले कंपार्टमेंट की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, नीचे वाला कंपार्टमेंट भर जाता है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल अब प्योर ब्लड से भर गया। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल की बारी है कॉन्ट्रैक्ट करने की। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो देखिए ब्लड दो डायरेक्शन में जा सकता है। एक, ये वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा लेफ्ट एट्रियम की तरफ, पर यहां फंक्शन आ जाता है वाल्व्स का। वाल्व्स होते हैं हार्ट के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, वहां पे जगह जगह वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में भी वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में जाने देते हैं, उसका बैक फ्लो वापस नहीं होने देते। तो इस तरीके से वाल्व्स अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं और ब्लड जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सकता है। वेंट्रिकल से ये जाता है बॉडी की एक मेन आर्चरी के अंदर, और उस आर्चरी का नाम है ओर्टा। ओर्टा में जाने के बाद ओर्टा पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जिसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड नाम देते हैं। तो ये प्योर ब्लड इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो पूरी बॉडी के अंदर भेजता है। और किस में से भेजता है, ये ओर्टा में से भेजता है। ओर्टा क्या है, बॉडी की एक मेन आर्चरी है, क्योंकि प्योर ब्लड आर्चरीज में ही फ्लो करता है। ठीक है, अब पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ने क्या किया, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर दी और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली। कार्बन डाइऑक्साइड ले ली तो अब जो ब्लड है वो क्या हो गया, वो इम्प्योर ब्लड हो गया, जिसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पूरी बॉडी की एक मेन वेन है। वेन्स में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है ना, तो पूरी बॉडी की एक मेन वेन है वेना केवा। उस वेना केवा में से होता हुआ जो इम्प्योर ब्लड है वो आता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ये ब्लड फिल हो जाता है। उसके बाद जब राइट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो इम्प्योर ब्लड किस में चला जाएगा, वो इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। और राइट वेंट्रिकल की बारी आएगी कॉन्ट्रैक्ट करने की, तब वापस ब्लड दो तरफ जा सकता है। एक, ये वापस राइट एट्रियम में जाने की कोशिश करेगा पर वाल्व इसको रोक देंगे। दूसरी इसकी डायरेक्शन होगी कि ये पल्मोनरी आर्चरी में से होता हुआ कहां जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए पल्मोनरी आर्चरी भी आ गई। पल्मोनरी आर्चरी, मेन जो आर्चरीज है उनके अंदर हमेशा कौन सा ब्लड होता है, उनके अंदर प्योर ब्लड होता है। पर यहां ये पल्मोनरी आर्चरी है, इसके अंदर इम्प्योर ब्लड होता है जो कि राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड का सर्कुलेशन चलता है। एक बार इसको पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं, देखिए अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो दो ऊपर के पार्ट्स हैं जिनका नाम एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ये दोनों रिलैक्स होते हैं। जैसे ही ये दोनों रिलैक्स होंगे तो लेफ्ट एट्रियम में तो लंग्स से प्योर ब्लड आ जाएगा और राइट एट्रियम में पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड फिल हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी बारी है कॉन्ट्रैक्ट करने की। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और नीचे वाले वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये रिलैक्स होंगे। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर तो प्योर ब्लड भर जाता है और राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा, इम्प्योर ब्लड भर जाता है। अब ये दोनों एक साथ क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड का वाल्व की वजह से बैक फ्लो तो हो नहीं सकता, तो लेफ्ट वेंट्रिकल तो पूरी बॉडी के अंदर भेज देता है ब्लड को, प्योर ब्लड को, और जो राइट वेंट्रिकल है वो इम्प्योर ब्लड को लंग्स की तरफ भेज देता है। तो एक्चुअली जो ब्लड पे प्रेशर लगाने का काम है वो कौन कर रहे हैं, वेंट्रिकल्स कर रहे हैं। इसीलिए इनकी जो वॉल होती है वो थोड़ी सी थिक वॉल्स होती है, मस्कुलर वॉल्स होती हैं, क्योंकि इनको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, इसलिए इनकी वॉल थोड़ी मोटी होती है। ठीक है, अब इस तरीके से ये पूरा इनका साइकिल चलता रहता है और पूरी बॉडी के अंदर ब्लड की सप्लाई चलती रहती है कंटिन्यूअसली। तो इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है। अब देखिए इसको, एक चीज मैं आपको यहां एक्सप्लेन करूं कि एक तो ये डायग्राम में देखिए लेफ्ट पार्ट, आपने ये चीज नोटिस की कि लेफ्ट पार्ट के अंदर हमेशा प्योर ब्लड है, इसमें इम्प्योर ब्लड कभी नहीं आता। और जो राइट पार्ट है उसके अंदर हमेशा इम्प्योर ब्लड है, उसमें कभी भी प्योर ब्लड नहीं आता। तो देखिए कितना हाईली एफिशिएंट सिस्टम है कि चारों चैम्बर है, चारों चैम्बर के अंदर अलग अलग टाइप से ब्लड है। जो लेफ्ट पार्ट है, राइट पार्ट है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। लेफ्ट पार्ट में हमेशा प्योर ब्लड है और राइट पार्ट में हमेशा इम्प्योर ब्लड है। और हमारे लिए ये सेपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड, मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है, उनका मिक्स होना हमारी बॉडी जो है वो विदस्टैंड नहीं कर सकती। अभी बात करेंगे हम उसके बारे में, पहले थोड़ी सी एक बात और करते हैं। हम एक बार बोर्ड के ऊपर बात करते हैं। देखिए
सबसे पहले हमने जो ब्लड की जर्नी स्टार्ट मानी वो हमने लंग्स से मानी कि लंग्स से जर्नी स्टार्ट हुई है ब्लड की। लंग्स से ब्लड कहां आया? सबसे पहले आया लेफ्ट एट्रियम में और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, दैट मींस हार्ट में। दोनों हार्ट के पार्ट हैं। लंग्स से आया हार्ट में। हार्ट ने क्या किया? उस ब्लड को कहां भेज दिया? बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी की सेल्स में उसने ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट की और कार्बन डाइऑक्साइड ले ली, मतलब इंप्योर हो गया। इंप्योर होने के बाद वापस फिर से कहां आया? ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, मतलब वापस एक बार कहां आ गया? हार्ट में आ गया। और हार्ट उसे कहां भेजेगा? लंग्स में। तो देखिए लंग्स से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई, वापस लंग्स तक अगर हम एक साइकिल माने तो इस एक साइकिल के अंदर ब्लड हार्ट में कितनी बार गया? 2 बार। इसलिए इसे नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमंस के अंदर और जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड या हाईली कॉम्प्लिकेटेड जो एनिमल्स हैं उनके अंदर डबल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। डबल सर्कुलेशन है, और डबल सर्कुलेशन का मतलब समझा आपने कि लंग्स से लेकर वापस लंग्स तक की जो जर्नी है उसके अंदर जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार जाता है, तो इसलिए इसका नाम है डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। अभी हमने बात की कि जो लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट है उसके अंदर इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड दोनों बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। दूसरी बात डबल सर्कुलेशन। इन सबके रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए इन सबके रिक्वायरमेंट हमारे अंदर इसलिए है, यहां पे डिफरेंस आता है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। हमारी जो बॉडी है, हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हाई हैं। अब वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड में क्या डिफरेंस है? देखिए वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है, वो जगह के हिसाब से चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे हम हैं, हमारी बॉडी का हमने पढ़ा है कई बार कि हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ऐसा नहीं होता कि हम सहारा के डेजर्ट में खड़े हैं तो वो 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाएगा, और अगर हम किसी पोलर रीजन के अंदर है तो 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, जो दोनों जगह है वहां पे बॉडी क्या करती है? अपना जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है। तो हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसमें से काफी हिस्सा एनर्जी का हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में ही खर्च हो जाता है। एनर्जी के लिए जो जो काम में आता है, उसके अलावा बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रखना पड़ता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं वो उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। बट जैसे एम्फीबियंस की अगर हम बात करें, फ्रॉग है, ठीक है, इसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स हैं, वो क्या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उनके एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वो अगर कोल्ड के अंदर है तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, और अगर वो किसी और रीजन के अंदर जा रहे हैं तो उनकी बॉडी का टेम्परेचर उसी अकॉर्डिंगली चेंज होगा। तो वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कोल्ड ब्लडेड। उनके अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट हाई नहीं होती। क्यों? उनको सिर्फ एनर्जी चाहिए, उनको सिर्फ एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, उनको बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना। तो इसलिए उनके अंदर थोड़ा बहुत प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड अगर मिक्स भी हो गया तो उनको कोई उससे ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई नहीं होती। तो इसलिए उनके अंदर, कईयों के अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे एम्फीबियंस वगैरह हैं उनके अंदर 3 चैम्बर के हार्ट होते हैं। फिश है, फिश के अंदर 2 ही चैम्बर होते हैं हार्ट के अंदर। तो ये क्या है? ये डिपेंड करता है एक ऑर्गेनिज्म की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उन्हें अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, इसलिए उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हाई होती हैं, और इसलिए इनके अंदर एक तो ये प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड इनका सेपरेशन बिल्कुल रहता है, और दूसरी बात डबल सर्कुलेशन देखने को हमें मिलता है। तो ये बात हुई हमारी पूरी हार्ट की फंक्शनिंग की, हार्ट की स्ट्रक्चर और उसकी मैकेनिज्म, वर्क करने की जो मैकेनिज्म है उसकी हमने बात कर ली। अब ये देखिए, ये मैंने आपको कहा था नोट्स में है के हिसाब से हम चले तो हमने देखिए 4 चैम्बर्स के बारे में स्टडी कर लिया कि कौन से 4 चैम्बर्स होते हैं। फिर उसके बाद में वॉल्व्स के बारे में हमने थोड़ी बात की थी, वर्किंग ये हमने बात कर ली। चलिए ये देखिए डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, मतलब 2 बार जाता है, ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल थ्रू द बॉडी, एंड दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। अब इस डबल सर्कुलेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट होता है लंग्स से हार्ट के बीच में, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है, उसे हम नाम देते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, हार्ट और लंग्स के बीच में चलता है। ये शॉर्ट लूप होता है क्योंकि इसका शॉर्ट रास्ता है। ठीक है,
वहीं जो दूसरा जो सर्कुलेशन है वो आप मान सकते हैं हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स के बीच में, जिसे हम नाम देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के दो सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले तो ब्लड है वो अपनी वॉल्स में, वेसल्स की वॉल्स पे जो भी प्रेशर लगाता है उसे हम ब्लड प्रेशर नाम देते हैं। ठीक है, अब ब्लड का प्रेशर जो है वो किस हिसाब से देखा जाएगा, वो वेंट्रिकल्स के अकॉर्डिंग देखा जाता है, क्योंकि प्रेशर जो लगाने का काम करता है वो कौन करता है, वेंट्रिकल्स। अब वेंट्रिकल्स में भी दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन वो होती है जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एक कंडीशन वो होती है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। तो दोनों टाइम का अलग अलग प्रेशर मेजर किया जाता है। देखिए, बात करें सबसे पहले डेफिनेशन किसकी, ब्लड प्रेशर की। द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब पहले सिस्टोलिक प्रेशर की बात करें। सिस्टोलिक प्रेशर कौन सा है, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब आर्टरी में जो प्रेशर आता है वो है सिस्टोलिक प्रेशर, और ये कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 120 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है कि वेंट्रिकल्स में जब रिलैक्सेशन होगा उस टाइम आर्टरी में जो प्रेशर आता है वो थोड़ा फिर कम होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है और रिलैक्सेशन के टाइम प्रेशर कम होता है। द प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन और डायस्टोल इज 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। नॉर्मल रेंज, तो नॉर्मल रेंज देखिए ये 120/80 होता है। आपने कभी डॉक्टर से अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाया है या अपने मदर या फादर का करवाया है तो आपने देखा होगा वो इसी तरह की रीडिंग लिखता है, 110/60 या 120/80, 120/90। तो ये ऊपर वाला जो है ये सिस्टोलिक प्रेशर शो करता है और नीचे वाला डायस्टोलिक। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 120/80 ये सबसे सही ब्लड प्रेशर माना जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम में आता है जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। तो ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए, अब हम बात करते हैं, एक लास्ट चीज इस टॉपिक में रह गई, लिम्फ। जब लास्ट क्लास के अंदर हमने ब्लड के बारे में स्टडी किया था तो मैंने एक बात बताई थी आपको कि एक लिक्विड और होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड की थोड़ी हेल्प करता है। ठीक है, वो है लिम्फ। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लिम्फ, सबसे पहले बात करें होता क्या है। देखिए, लिम्फ मैंने आपको बताया था कि जब ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है उसके बाद किसी ऑर्गन के अंदर जाता है तो आर्टरीज किस में डिवाइड हो जाती है, खूब सारी ब्लड वेसल्स में, जिनको नाम देते हैं ब्लड कैपिलरीज। कैपिलरीज की हमने वॉल्स देखी थी, बहुत ज्यादा थिन होती हैं, सिर्फ एक एक सेल्स जितनी होती हैं। तो वहां पे जब ब्लड प्रेशर के साथ आता है तो क्या होता है कि कई बार कुछ ब्लड का जो पार्ट है, लिक्विड पार्ट, वो इन कैपिलरीज में से, उनकी वॉल्स में से फिल्टर होकर बाहर आ जाता है। ठीक है, जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं वहां पे भर जाता है। उस लिक्विड को नाम देते हैं हम लिम्फ। तो देखिए, लिम्फ डेफिनेशन क्या होता है, लिम्फ इज ए लाइट येलोइश फ्लूइड दैट एस्केप्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बिटवीन बॉडी सेल्स। बनता कैसे है कि ब्लड जब कैपिलरीज में फ्लो करता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स सीप आउट थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द कैपिलरी वॉल्स। कैपिलरी वॉल्स में जो छोटे छोटे होल्स हैं उनमें से थोड़ा प्लाज्मा, प्रोटीन्स और ब्लड सेल्स ये बाहर आ जाती हैं। ठीक है, एंड दे फिल इनटू द सराउंडिंग टिश्यू स्पेसेस। अब ये हमेशा के लिए टिश्यू स्पेसेस में नहीं रहेगा, ये वहां से कहां आता है, ये सेल्यूलर स्पेसेस से आता है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, लिम्फेटिक कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स में, और वहां से वापस वेन्स के अंदर ये खाली हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो लिम्फ का पार्ट है, इसका फंक्शन, इसकी फंक्शन की हम बात करें, फंक्शन क्या होते हैं इसके, तो नंबर 1 इसका फंक्शन है फैट एब्जॉर्प्शन। फैट एब्जॉर्प्शन कैसे करता है, इट कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन वाया स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड लैक्टिल्स। ड्रेनेज, ड्रेन क्या करता है ये, इट ड्रेन्स excess fluid from the extracellular space back into the blood, preventing swelling the tissues. और immunity defense, एक्चुअली होता क्या है, लिम्फोसाइट्स जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो इस लिम्फ के अंदर ही होती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने और बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करती है। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर पूरा स्टडी कर लिया कि हार्ट क्या होता है,
वो अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करता है, और लिम्फ के बारे में हमने आज की क्लास के अंदर डिटेल में स्टडी कर लिया। इसके साथ ही ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, या आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम इन एनिमल्स, ये आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है लाइफ प्रोसेसेस के अंदर। चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस बहुत बड़ा है, कितने दिन से हम करे जा रहे हैं, लेकिन टॉपिक बाय टॉपिक ये लंबा चलता ही जा रहा है। पर आज हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो पार्ट है एनिमल्स के अंदर वो कंप्लीट हो गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए जो नोट्स मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके और इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहां हार्ट के बारे में थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बताया हुआ है, एक स्क्रीनशॉट आप यहां ले लीजिए। उसके बाद ये इसकी स्ट्रक्चर और चैम्बर्स के बारे में स्टडी स्टार्ट है। एक स्क्रीनशॉट यहां ले लीजिए। यस, डबल सर्कुलेशन की डेफिनेशन, देन ब्लड प्रेशर डेफिनेशन, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर। लिम्फ के बारे में देखिए, लिम्फ के बारे में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एग्जाम में बहुत बार इस पे क्वेश्चन किया जाता है। और ये फंक्शंस ऑफ लिम्फ। चलिए, इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म होती है। बहुत जल्द मिलते हैं आपके साथ किसी और क्लास में, किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।